हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। सो ये जो हमारी क्लास है ये एक बहुत स्पेशल क्लास है। कैसे कि इसमें क्या होगा कि पिछले लगभग 1.5 साल के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो करंट अफेयर्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगी, राइट। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे यूपीएससी के लिए, जो आपका 25 मई को होने वाला है एग्जाम आईएएस का। ठीक है, सो करंट अफेयर बेस्ड हमारे ये क्वेश्चंस हैं, तो शुरू कर लेते हैं। ओके, सो जो पहला सवाल है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3 HLVM3 इसको बोलते हैं। दो स्टेटमेंट हमारे हैं इससे रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू अबव द स्टेटमेंट्स। ऊपर जो ये दो स्टेटमेंट दिए गए इनके आधार पर कौन सा स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर है ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है HLVM3 क्रू एस्केप सिस्टम इंप्रूव द सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट्स ड्यूरिंग अ लॉन्च एनोमली। ठीक है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? और जो दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पर वो कह रहा है क्रू एस्केप सिस्टम एक्टिव्स ओनली आफ्टर स्पेसक्राफ्ट रीच लो अर्थ ऑर्बिट। यानी ये तब हो सकता है जब स्पेसक्राफ्ट लो अर्थ ऑर्बिट में LEO में, या फिर निम्न पृथ्वी कक्षा भी इसको बोला जाता है, निम्न पृथ्वी कक्षा। ठीक है, जब ये इसमें पहुंच जाता है तो यहाँ पर ये हो सकता है। क्या तब होता है? कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन इसकी सही है। क्या ये बात सही है यहाँ पर? तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। एंड बोथ स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट एंड सेकंड इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द फर्स्ट स्टेटमेंट। या थर्ड कह रहा है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है HLVM का जो क्रू स्पेस सिस्टम है ये इंप्रूव करता है सर्वाइवल को प्रोबेबिलिटी इन द एस्ट्रोनॉट्स ड्यूरिंग द लॉन्च एनोमली, तो ये स्टेटमेंट तो हमारा सही था। ठीक है, बट यहाँ पर कि ये लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचने के बाद ही करता है, ये स्टेटमेंट गलत था। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट सही है एंड जो सेकंड है वो गलत है। तो आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? सी आंसर होगा हमारा, राइट। देख लेते हैं करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसकी क्या है। सो क्रू यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। द क्रू एस्केप सिस्टम इंटीग्रेटेड इनटू इसरोज HLVM3 ह्यूमन रेटेड LVM3 इज डिजाइन टू मैक्सिमाइज एस्ट्रोनॉट्स सेफ्टी ड्यूरिंग लॉन्च। यानी कि लॉन्च के दौरान सेफ्टी की बात कर रहा है। एंड इन द इवेंट ऑफ लॉन्च एनोमलीज सच एज रॉकेट माल फंक्शंस और explosion during the ascents, the CES can rapidly separate the crew module from the launch vehicle and propel its way to safe distance using the quick reacting motors. This significantly enhances the survivability of astronauts during the most critical phase of launch. ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा था कि जो CE है, राइट, एंड क्रू एस्केप सिस्टम जो है डज नॉट वेट अंटिल द स्पेसक्राफ्ट रीच लो अर्थ ऑर्बिट। वहां की ये वेट नहीं करेगा कि वहां पर अगर कोई जो स्पेसक्राफ्ट है वो जब लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचेगा तभी अलग होगा, ऐसी बात नहीं है। In fact, it is specifically designed to function during the initial atmosphere phase of launch when risk of mechanical failure or the explosion height. ठीक है, once the rocket clear this danger zone and the stable trajectory towards the orbit escape system, it jettisons at its utility and dismiss the post atmosphere. ठीक है, तो जो दूसरा स्टेटमेंट था वो गलत था यहाँ पर। एंड अब बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है टंगस्टन इज द कंसिडरेबल एसेंशियल इन डिफेंस एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री बिकॉज। यानी कि जो टंगस्टन है ये बहुत ही आवश्यक माना जाता है डिफेंस और एरोस्पेस में, एरोस्पेस इंडस्ट्री में। ऐसा क्यों है? इट इज यूज्ड इन आर्मर पर्सिंग एंड द प्रोजेक्टाइल एंड हाई स्ट्रेंथ अलॉय है। इट्स प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ स्पेसक्राफ्ट फ्यूल। इट हैज रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज आइडियल फॉर न्यूक्लियर एप्लीकेशन, या इट्स लाइट वेट एंड नॉन मैग्नेटिक्स। तो यहाँ पर जो आंसर है हमारा वो है ए हमारा जो सही है वो सही आंसर है। टंगस्टन इज यूज्ड इन आर्मर पियर्सिंग एंड द प्रोजेक्शन ड्यू to the density and strength and in aerospace for high strength and heat resistance alloy. एंड अगर हम इसकी डेंसिटी की बात करते हैं, ठीक है, हार्डनेस मेक इज इफेक्टिव इन द मिलिट्री ग्रेड एप्लीकेशंस while its thermal properties are indispensable in aerospace and engineering for the withstanding of high temperature. हमारा जो तीसरा सवाल है, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर है, वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स
रिगार्डिंग द नोटिफाइड डिसीज, जो नोटिफाइड डिसीज होती हैं उनके बारे में बात करेंगे कि कितने स्टेटमेंट ऐसे हैं जो सही हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, रिपोर्टिंग ऑफ नोटेबल डिसीज इन इंडिया वॉलेंटरी फॉर हेल्थ केयर प्रोविजंस, क्या ये बात सही है? तो ये स्टेटमेंट गलत है, सही नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट, only communicable disease like AIDS can be notifiable, non communicable disease are exempt, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि इनको exempt किया जाता है। notifiable disease status automatically suspends a patient's right to privacy, क्या ये पेशेंट की राइट टू प्राइवेसी को वायलेट करता है? तो नहीं, ये स्टेटमेंट भी गलत है, सही नहीं है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? कोई सा भी नहीं। फर्स्ट गलत, सेकेंड गलत, थर्ड गलत, तो आंसर क्या होगा? डी। हमारा आंसर होगा यहाँ पर डी, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, India's reporting notifiable disease is legally mandatory for healthcare providers. This requirement helps public health authorities detect outbreak early, allocate resources efficiently, and implement the contamination measures, right? So Ministry of Health and Family Welfare as well as state health departments regularly update the list of notable disease under the relevant public health laws. दूसरा स्टेटमेंट गलत है, जबकि while communicable disease like the AIDS हो गया, tuberculosis हो गया and the cholera हो गया, commonly classified as the notable due to their potential for outbreak, and non-communicable disease such as cancer and diabetes have also been designed to notable in some states, like, और कुछ कॉन्टेक्स्ट की बात है, ऐसा नहीं कि हमेशा होता है। सो दिस अलाउ फॉर इम्प्रूव डिसीज सर्वेलेंस एंड हेल्थ प्लानिंग अक्रॉस द ऑल डिसीज स्पेक्ट्रम। जो थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पर वो है, although public health concern may justify some exemptions to patient confidently, especially during the epidemics, the right to privacy is not automatically suspended. तो right to privacy suspend होने की बात ही नहीं है हमें, क्योंकि ये बात हो रही है epidemic की, right? Public health authorities are required to balance data sharing with the ethical and लीगल ऑब्लिगेशंस टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल कॉन्फिडेंशियलिटी। देखो, जब ये डेटा लिया जाता है तो ऐसा नहीं कि राइट टू प्राइवेसी को उल्लंघन करने के लिए लिया जाता है, बट डेटा की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। अगला जो हमारा सवाल है नेक्स्ट वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल डिटेक्ट बाय नासाज क्यूरियोसिटी रोवर सजेस्ट टू पॉसिबिलिटी ऑफ डेंस एंशिएंट मार्टिन एटमॉस्फेयर? जिप्सम है, ओलिवियन है, साइड्राइट है और बेसाल्ट है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो यहाँ हमारा जो आंसर है वो है सी, साइड्राइट, ठीक है। द डिटेक्शन ऑफ साइड्राइट, जिसको बोलते हैं आयरन कार्बोनेट, बाय नासाज क्यूरियोसिटी रोवर इज क्रिटिकल बिकॉज पॉइंट्स टुवर्ड व्हेन मार्स हैड द कार्बन डाइऑक्साइड रिच एटमॉस्फेयर, राइट? एंड जो साइड्राइट है फॉर्म इन द एनवायरमेंट विद अबेंडेंट ऑफ CO2, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होता है वहीं पर बनता है। लिक्विड वाटर होता है, इंडिकेटिंग दैट मार्स वंस हैड कंडीशन सपोर्टिव टू स्टेबल सरफेस वाटर, ऐसी कंडीशन कभी मार्स पर, मंगल पर रही होंगी। एंड जो जिप्सम है सजेस्ट द पास्ट वाटर बट नॉट नेसेसरी डेंस एटमॉस्फेयर। एंड ओलिवियन एंड बेसाल्ट आर वॉल्केनिक इन ओरिजिन, आपको पता है जब वॉल्केनो फटता है तो जो बेसाल्ट है वो प्रवाह होता है, नॉट इंडिकेटर्स दैट एटमॉस्फेरिक डेंसिटी। द साइड्राइट कनेक्ट्स द जियोलॉजिकल एविडेंस विद द एंशिएंट क्लाइमेट कंडीशन ऑफ मार्स। क्यूरियोसिटी रोवर क्या है? क्यूरियोसिटी रोवर एक नासा का कार साइज रोबोटिक रोवर है, लॉन्च्ड इन 2011 अंडर द मार्स साइंस लैबोरेटरी mission to explore the Gale crater to Mars. Its primarily goal is to study the planet's climate, geology and assess the whether Mars ever had conditions suitable for microbial life. तीसरा हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट व्हीकल टू ग्रिड टेक्नोलॉजी। व्हीकल टू ग्रिड टेक्नोलॉजी देखो इतनी ज्यादा डिस्कशन में है, इतनी चर्चा में है, और मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक बार और मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस कराया आपको सर्वाधार इनिशिएटिव में, राइट? सो देख लेते हैं V2 टेक्नोलॉजी क्या है। 3 स्टेटमेंट हमारे पास हैं, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये पूछ रहा है कितने स्टेटमेंट यहाँ पर ऐसे हैं जो सही हैं, ठीक है। V2G can help balance grid demand during the peak periods by using electric vehicles, batteries, distributed storage batteries, right? यानी कि जो स्टोरेज यूनिट है उसके लिए बैलेंस का ये यहाँ पर काम करेगा, तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
V2G technology can facilitate higher integration of renewable energy sources into the grid. Yes, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है. V2G requires specialized EV batteries with at least twice as a normal capacity. तो ये स्टेटमेंट गलत है. थर्ड जो है वो गलत है. कितने सही हैं? 2. आंसर क्या होगा? बी. बी आंसर होगा यहाँ पर. देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है. V2G allow E2V act as mobile energy storage units that discharge electricity during peak load, helping grid stability. V2G help image the intermittency of renewable sources like solar and wind by absorbing excess generation and supplying it when needed. तीसरा स्टेटमेंट गलत है. V2G डज नॉट मैंडेट स्पेशलाइज्ड लार्ज कैपेसिटी बैटरीज, स्टैंडर्ड ईवी बैटरीज विद बाई डायरेक्शनल चार्जेस सफिस. राइट. हमारा जो अगला सवाल है वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पेजर. पेजर के बारे में. अगेन, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? कितने स्टेटमेंट सही हैं? तो देखो, पेजर कैन एस्टेब्लिश रियल टाइम टू वे कम्युनिकेशन इंडिपेंडेंस ऑफ टेलीफोन नेटवर्क. क्या ये ऐसा हो सकता है यहाँ पर? राइट. सो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये गलत है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है. दे आर कंप्लीटली इम्यून टू ऑल टाइप ऑफ इंटरसेप्शन टेक्नोलॉजी. नहीं. एंड मैसेज टू सेंड टू अ पेजर इज ब्रॉडकास्ट ओवर रेडियो टावर कवरिंग अ वाइड एरिया. यस, यानी कि फर्स्ट गलत है, सेकंड गलत है, थर्ड सही है. कितने सही है? एक. आंसर क्या होगा? ए. और इसमें भी तीसरा स्टेटमेंट सही है. ठीक है. फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. पेजर आर जनरली वन वे. ठीक है. पेजर इज जनरली वन वे कम्युनिकेशन डिवाइस है. दे डू नॉट सपोर्ट रियल टाइम वन एंड टू वे मैनेजिंग विदाउट एन एक्सटर्नल टेलीफोनी. सेकंड स्टेटमेंट गलत है. ऑल्दो पेजर आर हार्डर टू ट्रैक, इंटरसेप्शंस ऑफ पेजर मैसेज इज पॉसिबल विद द राइट इक्विपमेंट. थर्ड स्टेटमेंट सही है. पेजर रिलाई ऑन लार्ज रेडियो टावर दैट ब्रॉडकास्ट द मैसेजेस वाइडली मेकिंग रिसेप्शंस पॉसिबल इवन इन अ लार्ज कवरेज जोन. हमारा जो सेवंथ स्टेट क्वेश्चन है यहाँ पर वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सुपर कंप्यूटर इन इंडिया. सुपर कंप्यूटर के बारे में बात हो रही है. हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? कितने स्टेटमेंट ऐसे हैं यहाँ पर सुपर कंप्यूटर के बारे में जो सही हैं? कितने स्टेटमेंट सुपर कंप्यूटर के बारे में सही हैं ये देखना है. तो देखो, परम सिद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप्ड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड इसरो के द्वारा. नहीं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो गया गलत, ये सीडॉक ने किया है. AI रावत, an AI specific supercomputer developed under the India's national AI mission. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. दूसरा. थर्ड, प्रत्यूष एंड मिहिर आर प्राइमरली यूज्ड फॉर वेदर एंड क्लाइमेट फोरकास्टिंग. यस, थर्ड स्टेटमेंट भी सही है. कितने सही है? 2. कौन से? दूसरा और तीसरा. तो आंसर क्या होगा? बी. बी आंसर हमारा यहाँ पर होगा. ठीक है. देखो, सुपर कंप्यूटर इन इंडिया आर डेवलप्ड एंड यूटिलाइज फॉर वेरियस स्पेशलाइज्ड पर्पस. फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है बिकॉज परम सिद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज डेवलप्ड द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, CDAC, नॉट इसरो. It focuses on artificial intelligence application and a major achievements under the National Supercomputing Mission, NSM. दूसरा हमारा जो स्टेटमेंट है वो सही है. AI Rawat and artificial intelligence specific computer built under India's national AI mission intended to boost research in machine learning, deep learning and the other artificial intelligence related field. It positioned India competitively in the global AI research ecosystem. तीसरा स्टेटमेंट भी सही है. प्रत्यूष एंड मिहिर आर हाईली परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम यूज्ड मेनली फॉर वेदर एंड क्लाइमेट फोरकास्टिंग, हेल्पिंग इन एरिया लाइक मॉनसून प्रेडिक्शन, साइक्लोन वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज. These systems significantly contribute to disaster management and the agricultural planning. राइट. हमारा जो अगला सवाल यहाँ पर है वो है हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. यहाँ पर जो है वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सब जीरो टेम्परेचर बैटरीज रिसेंटली डेवलप्ड बाय काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSI. अगेन इसमें क्या करना है? कितने स्टेटमेंट ऐसे हैं यहाँ पर जो सही हैं, ये हमें देखना है कि कितने स्टेटमेंट ऐसे हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में जो सही है. तो देखो, इट इज ए स्टेप towards low carbon energy storage alternatives.
इट एम्स टू रिप्लेस न्यूक्लियर बैटरीज इन स्पेस मिशन, क्या ये बात सही है? तो ये सेकंड स्टेटमेंट तो गलत है, फर्स्ट सही है। इट फीचर सेम एंटी फ्रीजिंग इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर्मुलेशन, सो यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट ऐसे हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में जो हमारे सही है? फर्स्ट एंड थर्ड आर राइट, सेकंड इज रॉन्ग, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? बी, बी हमारा आंसर है। यहाँ पर देखो सेकंड स्टेटमेंट जो है, यहाँ पर ये पूछ रहे कौन से सही स्टेटमेंट है, तो सेकंड गलत है ना। अब देखो, बैटरी हैज एन एंटी फ्रीजिंग इलेक्ट्रोइड्स एंड टारगेटेड कोल्ड क्लाइमेट ड्यूरेबिलिटी एंड इट्स कंट्रीब्यूट टू लो कार्बन एनर्जी सॉल्यूशन लाइक द मेटल एयर बैटरीज, हाउएवर इट इज नॉट इंटेंडेड टू रिप्लेस न्यूक्लियर बैटरी यूज्ड इन द स्पेस मिशन लाइक आरटीजीज, ठीक है। सो जो CSIR है इसने डेवलप किया है न्यू बैटरी डिजाइन टू फंक्शन इफेक्टिवली इन सब जीरो टेम्परेचर which is particularly beneficial for defense force and the civilians in the high altitude region. So innovative batteries features a double cathode catalyst and the anti-freezing electrolytes, making it suitable for extreme and cold condition whether the conventional batteries failed, right? हमारा जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सोलर पैराबॉइड सिस्टम। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कितने स्टेटमेंट यहाँ पर ऐसे हैं जो सही हैं सोलर पैराबॉइड सिस्टम से संबंधित, इसके बारे में देखेंगे। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सोलर पैराबॉइड कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट यूजिंग अ हीट इंजन, क्या ये बात सही है? नहीं, फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया। सेकंड, अपफ्रंट कैपिटल कॉस्ट रिमेन्स अ मेजर बैरियर टू वाइड स्केल डिप्लॉयमेंट, क्या ये बात सही है? क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में सेकंड, तो सेकंड स्टेटमेंट तो सही है। And operating temperature achieved by paraboloid system are typically below 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो भी गलत है। कितने सही है? एक, आंसर क्या होगा? ए। कौन सा इसमें सही है? दूसरा, ठीक है, आंसर है ए। सोलर पैराबॉइड सिस्टम आर एन एडवांस टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पैराबॉइड पावर, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है क्योंकि सोलर पैराबॉइड टिपिकली रिक्वायर्ड अ हीट इंजन सच एज अ स्टर्लिंग इंजन और द रैंकिन साइकिल स्टोम system to convert the collected thermal energy into electricity. So they don't directly produce electricity like the photovoltaic cell. दूसरा जो कथन है ये सही है। While technology offer high efficiency, high upfront capital cost, including the cost of precision mirrors, tracking system, and specialized heat engine are significantly barrier to its wider deployment, especially in the developing countries. एंड थर्ड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि पैराबॉइड सिस्टम ऑपरेट्स एट वेरी हाई टेम्परेचर ऑफन एक्सीडिंग 300 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता है, अलाउइंग मोर देन एफिशिएंट थर्मोडायनेमिक कन्वर्जन। ऑपरेटिंग एट बिलो 100 डिग्री वुड बी टू लो, वेरी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा एफिशिएंट इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए। तो जो 10वां हमारा क्वेश्चन है वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इलेक्ट्रोएंसोग्राफी, EEG हम इसको बोलते हैं, 3 स्टेटमेंट हैं, कितने सही हैं? EEG इज द फर्स्ट चॉइस टू इमेजिंग टूल फॉर डिटेक्टिंग ब्रेन ट्यूमर, ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसा नहीं होता है क्योंकि ब्रेन ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए ज्यादातर आप देखोगे MRI होते हैं, CT स्कैन होते हैं, राइट, ना कि ये बहुत बाद की बात होती है। EEG कैन बी यूज्ड फॉर डिटरमिनिंग डेथ, ये सही है। EEG इलेक्ट्रोड्स मस्ट बी सर्जिकल इम्प्लांट इनटू द ब्रेन, नहीं, ऐसे नहीं होता है। तो कौन सा? दूसरा। कितने सही है? एक, आंसर क्या होगा? ए। सो देखो, EEG is critical tool for evaluating brain and the electrical activities but has the specific limited applications. फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है क्योंकि EEG is not imaging the modality brain tumor and primarily detect the imaging techniques like the MRI हो गया, CT scan हो गया, ठीक है, not EEG. So EEG access the brain's electrical pattern but cannot visualize structure abnormalities. ऐसा नहीं है कि कुछ ट्यूमर हो गया, कुछ ब्रेन में कुछ निकल गया, ब्रेन की सरफेस पर कुछ एबनॉर्मेलिटी होगी तो उसको EEG से डिटेक्ट नहीं किया जाता है, उसको कहाँ से? MRI से इमेज निकाली जाती है। EEG में क्या होता है? हमारे जो ब्रेन एक्टिविटीज होते हैं, जो न्यूरॉन्स एक्टिविटीज होते हैं, उनको इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू डिकोड किया जाता है, ठीक है। सो सेकंड ऑप्शन सही है। EEG इंस्ट्रूमेंटल कंफर्मिंग ब्रेन डेथ बाय द डेमोन्स्ट्रेटिंग अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सेरेब्रल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज एंड इन एसेंशियल सर्टेरियर क्लिनिकल प्रोटोकॉल। सो थर्ड ऑप्शन जो है ये गलत है क्योंकि जो स्टैंडर्ड्स EEG होते हैं, इलेक्ट्रोड्स आर नॉन इन्वर्जिबल एंड अटैक टू स्कैल्प यूजिंग
adhesive conductive gel, right? So surgical implantation of electrodes is only performed केवल कुछ केस में specialized curves like the intracranial EEG for epilepsy सर्जरी के लिए हो गया, even then it's not norm, और इसका कोई नॉर्म भी नहीं है वैसे तो। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, विच यूनिक फीचर डिस्टिंग्विश्ड द प्रोबा 3 मिशन फ्रॉम ट्रेडिशनल सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन? कौन सा यहाँ पर ऐसा है जो सही है? इट्स एबिलिटी टू स्टडी सोलर फ्लेयर्स फ्रॉम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, नहीं, गलत है। इट्स यूजेज फॉर लूनर एक्यूलेशन टू स्टडी द सोलर एटमॉस्फेयर, ये भी स्टेटमेंट गलत है। द सिंगल सैटेलाइट प्लेटफॉर्म इंटीग्रेटेड ऑल इंस्ट्रूमेंट, ये भी गलत है। इट्स मिलेनियर प्रिसाइज फॉर्मेशन फ्लाइंग टू क्रिएट आर्टिफिशियल एक्लिप्स, ये स्टेटमेंट सही है। डी जो है वो सही है। सो देखो, प्रोबा 3 डिस्टिंक्ट बिकॉज इट्स यूजेस two separate spacecraft, the coronagraph and the occulter, flying in a perfect formation with the millimeter level precise to artificial replicate solar eclipse, right? So this is major technological innovation allowing continuous prolonged observation to the sun's corona. Sometimes traditional and instruments struggle with due to the overwhelming brightness of the solar disk. And Proba 3 physical separates the cluster and observing telescope, minimizing diffractions and light scattering. Neither lunar occultation, natural eclipse nor single satellite designed are employed here, making Proba 3's pioneer and the precision formation flying for space science. ठीक है, हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, वो है which one of the following feature distinguished human rated launch vehicle Mark 3 from ISRO's earlier launch vehicle? कौन सा है? यूज ऑफ क्रायोजेनिक इंजन फॉर द फर्स्ट टाइम, नहीं, ऐसा नहीं है। एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ क्रू एस्केप सिस्टम ऑपरेशनल टिल एटमॉस्फेरिक सेपरेशन, बिल्कुल, ये जो हमारा बी है बिल्कुल सही आंसर है इसका, ठीक है, आंसर जो है वो बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। Human rated launch vehicle Mark 3 is an advanced human rated adaptation of ISRO's LVM-3 designed to safety carry astronauts under the Gaganyaan mission, and B option हमारा correct है क्योंकि key distinguished feature of HLVM-3 it's the incorporation of crew escape system. So this system ensures that in case of any malfunction during launch or atmospheric ascent, the crew module system can escape or detach and move away safely to protect the astronauts up until point of the atmospheric separation तक की बात है ये। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैरेक्टराइज्ड इंडियाज पार्टनरशिप इन एक्सोम 4 मिशन? इट इज फुल फ्लैश्ड कोलैबोरेशन टू बिल्ड अ न्यू परमानेंट स्पेस स्टेशन, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसा नहीं है। इट मार्क्स इंडियाज फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्रू मिशन टू द मून, ऐसा भी नहीं है। इट इन्वॉल्व लॉन्चिंग एस्ट्रोनॉट्स यूजिंग इसरोज HLVM, नहीं, ये भी नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ प्राइवेट एस्ट्रोनॉट्स मिशन पार्टनरशिप विद नासा, यस, तो यहाँ पर जो हमारा डी है ये सही है, राइट, जो डी है वो सही है। India's participating EXOM 4 mission represent its first step into private astronauts mission partnership with NASA and EXOM Space and the USA-based private company. It does not involve independent lunar mission nor in ISRO launching them. Using HLVM-3 for this mission, they will travel abroad to spacecraft like SpaceX Crew Dragon. The mission strengthens ISRO-NASA partnership and provide valuable exposure to Indian astronauts before Gaganyaan. ठीक है? It also symbolizes a shift towards the public-private international collaboration in space exploration. ठीक है? आगे देखेंगे हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर वो है which consider the following statements regarding the BioE3 policy. BioE3 policy के बारे में कितने या कौन से स्टेटमेंट सही हैं? फर्स्ट है it promotes development of biopolymers and enzymes alternatives to traditional petrochemical product, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है it aims to reduce carbon footprint through the promotion of carbon capture and storage of techniques. तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा सी आंसर होगा, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर। देखो, बायो 3 पॉलिसी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क aimed at promoting sustainable bioeconomy regarding conventional fossil fuel and based products with bio-based alternatives. First statement सही है। Policy supports the development of biopolymers and the bioenzymes and other biomaterial reduced to dependency on the petrochemical.
So this aligned with the broader goals of reducing environmental impact and fostering innovation in green chemistry and biotechnology. दूसरा कथन सही है, कैसे? Policy recognized need to lower the carbon footprint and actively encourage the development and deployment carbon capture utilizing the technologies and storage technology. ठीक है, so these measures are essential to combat climate by removing or utilizing carbon and emission effectively. So together these initiative, यानी कि ये जो initiative हैं together and part of India's broader strategy to transit toward the circular bioeconomy and meet its international climate commitments. ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब पर्पज ऑफ यूरेनियम एनरिचमेंट. यूरेनियम एनरिचमेंट का इनमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब्ड पर्पज है, उसके बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कि पहला स्टेटमेंट कौन सा है. फर्स्ट स्टेटमेंट है टू इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ U-238 फॉर वेपनाइजेशन. क्या ये इसका उद्देश्य है यूरेनियम एनरिचमेंट का? टू रिड्यूस रेडियो एक्टिव एमिशन फ्रॉम यूरेनियम ओर. क्या ये इसका उद्देश्य है? क्या जो यूरेनियम एनरिचमेंट है, क्या इसका उद्देश्य ये है? एंड इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है यहाँ पर टू इनहेंस U-235 कॉन्सेंट्रेशन फॉर कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन. क्या ये है? तो बिल्कुल जो आंसर है सी वो सही है. यूरेनियम एनरिचमेंट primarily focus on increasing the concentration of U-235 which is isotope responsible for sustaining nuclear fission reactions. ठीक है, so natural uranium content only 0.7% U-235 insufficient for most reactor operation. So standard light water reactor required 3 to 5% U-35 while some specialized reactors need up to 20%. तो इसके लिए ही क्या किया जाता है? यूरेनियम एनरिचमेंट किया जाता है. किसके लिए? U-235 के लिए. ध्यान रखिएगा इसके बारे में. एनरिचमेंट एंश्योर्स सस्टेनेबल चेन रिएक्शंस फॉर एनर्जी प्रोडक्शन एट हायर लेवल फॉर द वेपन ग्रेड मटेरियल. हमारा जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, वो है which of the following best explain the core technology principle behind the कवच सिस्टम. कवच सिस्टम के पीछे कौन सी कोर बिहाइंड टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में यहाँ पर हमें बात करनी है. तो देखो, सैटेलाइट बेस्ड जीपीएस नेविगेशन फॉर रियल टाइम कंट्रोल. क्या ये बात सही है? गलत है. RFID बेस्ड सिग्नलिंग कम्युनिकेशन बिटवीन ट्रेन एंड ट्रैक साइड असिस्टेंट. क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल जो बी है वो बिल्कुल सही आंसर है आपका. बी जो है वो बिल्कुल सही है. कवच ऑपरेट्स थ्रू रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन एंड अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन बिटवीन लोकोमोटिव ट्रैक एंड सिग्नलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, so these components collectively form an interconnected network that ensure automatic braking, speed regulation and the signal adherence. Unlike satellites or GPS-based navigation system, which are external RFID tag, are installed alone and track and communicate directly with the onboard and the trackside devices, ensuring reliability even in the low visibility and or harsh weather. अगला जो हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एक्स बैंड रडार. एक्स बैंड रडार क्या है, उससे संबंधित हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है. तो देखते हैं एक्स बैंड रडार के बारे में क्वेश्चन नंबर 17. ठीक है, इट्स आइडियल फॉर लॉन्ग रेंज मैरीटाइम सर्वेलेंस बिकॉज ऑफ इट्स डीप एटमॉस्फेयर पेनिट्रेशन. क्या ये बात सही है? सो ये जो स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर है, फर्स्ट जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत है. इट कैन डिटेक्ट रेनफॉल क्लाउड स्ट्रक्चर्स विद फाइन स्पाइटल रेजोल्यूशन. क्या ये बात सही है? बिल्कुल. It uses Rayleigh scattering principles to analyze small object movement like the raindrop. क्या ये बात सही है? यस. तो दूसरा और तीसरा सही है, फर्स्ट गलत है. कितने स्टेटमेंट सही है? 2. आंसर क्या होगा? बी. इसमें भी कौन सा? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. ठीक है, अब देखो दूसरा और तीसरा सही है. एक्स बैंड रडार एक्सेल्स इन मीटरोलॉजिकल एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग क्लाउड ट्रैकिंग and rain rate estimation, short range storm monitoring owing to its short wavelength. So it also relying scattering where the object size is much smaller than wavelength, making it effective in the analyzing droplets and scale movement.
स्टेटमेंट फर्स्ट जो था वो गलत था। कैसे? क्योंकि जो एक्स बैंड रडार होते हैं हैव लिमिटेड रेंज ड्यू टू सिग्नल अट्यूनेशन and are not used for maritime or the long distance surveillance. Lower frequency bands like S or L bands for the prefer, right? आगे देख लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। दो स्टेटमेंट हैं, कौन से? फर्स्ट क्या कह रहा है? JWST's लोकेशन एट सेकंड लैग्रांज पॉइंट enhance its ability to detect faint cosmic infrared system। क्या ये बात सही है यहाँ पर? तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड क्या है? L2 यानी कि लैग्रांज पॉइंट 2 provides a cold stable orbit from the earth and moon reducing background heat and light interference। क्या ये बात यहाँ पर सही है? तो दोनों स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है। आंसर फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द फर्स्ट। तो आंसर हमारे यही है, यहाँ पर ए ही आएगा। ठीक है, देखो both statements are correct. Statement second is the correct explanation for the first. So JWST's placement at L2 point ensure it remains on the dark cold side of Earth facing away from the sun, right? Earth and the moon. So this position minimizes thermal and optical interference, allowing its infrared sensors to detect extremely faint signals from the early universe and exoplanet atmosphere. So the stability and distance from Earth rotation and make L2 मतलब लैग्रांज पॉइंट 2, ठीक है, आइडियल फॉर द डीप स्पेस ऑब्जर्वेशन, इसके लिए ये आइडियल है। ये क्या है? JWST, इसके बारे में भी देख लेते हैं। फुल फॉर्म है इसकी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है, एंड टू स्टडी अर्ली यूनिवर्स, स्टार, गैलेक्सी, एक्सोप्लैनेट, एटमॉस्फेयर की स्टडी के लिए किया गया है। कब लॉन्च किया गया था? 25 दिसंबर 2021 में नासा ने इसको डेवलप किया है, कोलैबोरेशन विद ESA मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड CSA कनाडा स्पेस एजेंसी के द्वारा। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। Which of the following best explains the core region lidar light detection and ranging is superior to passive remote sensing and dense forest region? ठीक है, कौन से स्टेटमेंट या कितना कौन से स्टेटमेंट ऐसा है यहाँ पर जो लिडार के बारे में सही है? देखो, इट कैन पेनिट्रेट सॉइल लेयर्स टू डिटेक्ट द सब सरफेस स्ट्रक्चर। क्या ये बात सही है? नहीं। It uses GPS triangulation to map underground aquifer। क्या ये बात सही है? No. It emits its own energy and capture terrain data even through the vegetation gaps। क्या ये बात सही है? Yes. ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि C हमारा सही है। LiDAR is an active remote sensing technology. It emits its own laser plus pulses rather than relying on sunlight like the passive system। ठीक है, सेल्फ जनरेटेड लाइट पेनिट्रेट्स वेजिटेशन गैप एंड रिफ्लेक्ट्स ऑफ सरफेस सच एज द ग्राउंड, ट्री कैनोपी और द मैन मेड स्ट्रक्चर। द रिटर्न टाइम ऑफ पल्सेस इज मेजर्ड टू जनरेट 3D पॉइंट्स, क्लाउड लेटर रिफाइंड इनटू डिजिटल एलिवेशन मॉडल्स। सो दिस मेक लिडार uniquely suitable for mapping forest cover, archaeological sites, unlike the passive sensors limited by cloud cover and the vegetation density। हमारा है क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर, which of the following best explain why neutrinos are difficult to detect despite their abundance in the universe। यानी जो न्यूट्रिनो होते हैं वो डिटेक्ट करना उनको इतना मुश्किल क्यों होता है जबकि इतनी ज़्यादा भरमार है न्यूट्रिनोज की यूनिवर्स में, है ना। तो इसी से संबंधित हमारे पास 4 ऑप्शन है। कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो क्वेश्चन नंबर 20 से संबंधित है और सही है? दे ट्रेवल फास्टर देन लाइट एंड एस्केप डिटेक्टर्स, नहीं, गलत बात है। दे कैरी ए स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्जेस न्यूट्रलाइजिंग डिटेक्टर सिग्नल्स, क्या ये बात सही है? नो। दे इंटरेक्ट एक्सट्रीमली वीकली विद मैटर ड्यू टू बीइंग चार्जलेस, ये चार्जलेस होते हैं और एक्सट्रीमली वीकली मैटर के साथ ये इंटरेक्ट करते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो आंसर हमारा यहाँ पर है सी, आंसर है सी। Neutrino are neutral elementary particles which in extremely low mass, no electric charge, so they interact only via weak nuclear force, making their interaction cross sections with matter extraordinarily small, बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है। Trillion of them passes through the human body every second without any instructions. So the elusive behavior is why massive sensitive detectors like the super
Kumo Kande in Japan or the planned India-based neutrino observatory are required to spot the rare neutron events. ठीक है, so A, B and D are factually incorrect. Neutrino do not violate relativity, are neutral and are stable over a long distance. हमारा जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21 वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से संबंधित हमको बात करनी है। 3 स्टेटमेंट हमारे पास हैं। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कितने स्टेटमेंट ऐसे हैं जो सही हैं ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज से संबंधित? क्वेश्चन नंबर 21 देखो, दे रिक्वायर्ड हाई एम्बियंट टेम्परेचर टू फंक्शन ऑप्टिमली। क्या ये बात सही है यहाँ पर? ये आपका बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। दे हैव लो मेंटेनेंस नीड टू ड्यू टू द फ्यूर केमिकल कंपोनेंट्स, बिल्कुल सही है। दे ऑफर लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी डिस्चार्ज सुटेबल फॉर ग्रिड स्टेबलाइजेशन, तो फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है और थर्ड सही है। कितने सही हैं? सही हो गए आपके 2। कौन सा होगा? बी आंसर हमारा यहाँ पर होगा, ओनली 2। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। देखो, GES ऑपरेट्स ओनली बाय कन्वर्टिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी विच इज इंडिपेंडेंट फॉर एम्बिएंट टेम्परेचर। Unlike thermal storage system that required specific conditions, GES function efficiently regardless of external temperature. And second statement सही है, gravity energy storage system use mechanical methods such as lifting and the lowering massive weight, store and release energy. Since they contain no chemical reactors or the fluid, they experience minimal degradation over time. So this contribute to the low maintenance need, making them cost effective, reliable over decades, long operational lifespan, unlike batteries with the degrade after thousands of charge discharge cycle. हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट है थर्ड, ये भी सही था। GES सिस्टम आर डिजाइन्ड for long duration discharge typically ranging from hours to full day, making them ideal for grid stabilization. So they can store excess energy generated during the periods of renewable production like solar, wind and release it during the पीक डिमांड और द लो प्रोडक्शन पीरियड एंश्योरिंग ग्रिड अवेलेबिलिटी। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इस तरीके का। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। हमारा जो 22वां सवाल है वो कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग थोरियम बेस्ड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। 2 स्टेटमेंट्स है, कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है थोरियम बेस्ड SMR कैन हेल्प इंडिया अचीव लॉन्ग टर्म एनर्जी सेल्फ एफिशिएंट। क्या ये बात सही है यहाँ पर? ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। एंड स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है इंडियाज करेंट न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑप्टिमाइज फॉर थोरियम रिस्टोरेशन 233 फ्यूल हैंडलिंग। तो भारत में अभी ये 233 यानी कि थोरियम बेस्ड प्रोसेस नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन जो गलत है हमारा, ये वाला गलत है, फर्स्ट सही, यानी कि फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। आंसर होगा क्या? सी। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। देखो, इंडियाज वास्ट थोरियम रिजर्व कैन सपोर्ट एनर्जी सेल्फ सफिशिएंसी स्पेशली व्हेन पेयर्ड विद द SMR टेक्नोलॉजी दैट अलाउ डिस्ट्रीब्यूटेड पावर जनरेशन। सेकंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इंडियाज रीप्रोसेसिंग एंड U33 हैंडलिंग कैपेबिलिटीज आर स्टिल अंडर डेवलपमेंट। ओके, सो थोरियम फ्यूल साइकिल इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन and the rapid radiation shielding due to 232 and contamination required the further R&D। ठीक है, आगे देखो अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 23 वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ऐसा है जो सही है, ये देखेंगे। फर्स्ट क्या कह रहा है? डायरेक्टेड एनर्जी वेपन आर इंक्रीजिंगली सीन एज एसेंशियल फॉर मॉडर्न एसिमेट्रिक वॉरफेयर। क्या ये बात सही है? तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द हाई कॉस्ट पर शॉर्ट कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिक मेक देम अनसुटेबल फॉर टैक्टिकल यूज। क्या ये बात सही है? फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये नहीं होगा। फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ये भी नहीं होगा। फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड एंड करेक्ट, यस ये सही है। सी हमारा जो है वो सही है, फर्स्ट सही है। देखो, DEWS are vital for asymmetric and the hybrid warfare, especially against the drones, swarms and the stealth target. Second option कह रहा है one of the greatest advantage of DEW is the low
their low per shoot cost and the modular logistic making them the tactically ideal, especially for repeated engagements. सो अबाउट एम के सेकेंड के बारे में अगर हम बात करें, लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन के बारे में, DEU, राइट, DEW सिस्टम क्या है, व्हाट इज इट? It is a high-powered laser-based weapon system that use directed energy to neutralize aerial threats such as drone, missile and the sensors. किसने डेवलप किया है? Center for High Energy System and Science. DRDO लाइव इन इसकी हैदराबाद में है and collaboration with the other DRDO entities, industries and the academics. इसका उद्देश्य क्या है? Designed to offer cost-effective, rapid response their defense against drone surveillance and the system पोटेंशियली मिसाइल विद द मिनिमल कोलैबोरेशन. अब हमारा यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 24. तो क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है द इनोवेशन ऑफ बैथोकोमेन रिसेंटली इन न्यूज लाइज प्राइमरली इन, यानी कि बैथिकोमॉन क्या है, अभी न्यूज में ये हुआ है, काफी चर्चा में रहा है. बैथिकोमैन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे. क्वेश्चन नंबर 24 देखो, यूजिंग अल्ट्रासोनिक रेंज फाइंडर्स टू ट्रैक द नॉक्ट्रल ब्रिड माइग्रेशन, क्या ये बात सही है? तो नहीं. डिप्लॉइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड एंड ऑक्यूटस डिवाइस टू क्लासिफाई बैट टेक्नोलॉजिकल शेल, ये बात सही है. तो जो बी है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है, बी सही है. And Bacthomon core innovation is its AI-powered accusing monitoring of bat eco-collision and shell in the real time, developed by the Indian Institute for Human Settlement IIHS. So its use is the convolutional neural network algorithm running on the Raspberry and the P processor record, analyze and classify the bat sound. ठीक है, so जो bat की sound होती है, so these sounds ultrasonic ecolocation pulses are the specific and inhaling identification ecological tracking. ecological tracking के लिए होता है, जो चमगादड़ होती है वो जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है जो आवाज करती है, राइट. सो इट ऑल्सो जनरेट द स्पेक्ट्रोग्राम फॉर द विजुअल एनालिसिस एंड सपोर्ट सोलर पावर्ड एटोनोमस फाइल द डेवलपमेंट. डिप्लॉयमेंट A, C and D either mispresent in species, bat, not words, sensor type, ultrasound versus infrared, or the intended purpose, the bio accounts, not motion tracking. ठीक है, मोशन ट्रैकिंग की बात नहीं करता है. सो बैट इको मून क्या होता है, डेफिनेशन क्या है इसकी? बैट इको लोकेशन मॉनिटरिंग, इसको बोलते हैं बैट इकोमॉन. ठीक है, इट इज एन ऑटोनमस AI पावर्ड एक्यूटिस मॉनिटरिंग सिस्टम है दैट डिटेक्ट, एनालिसिस एंड क्लासिफाइड बैट इको लोकेशन कॉल्स इन द रियल टाइम. रियल टाइम में कर सकता है उसकी ट्रैकिंग. सो डेवलप्ड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स बेंगलुरु, IIHS के द्वारा. हमारा है क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी NSL. हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? कितने स्टेटमेंट ऐसे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 से संबंधित जो सही हैं? सो देखेंगे इसको. देखो, इट इज अ सबऑर्डिनेट बॉडी ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही नहीं है. इट्स मेन फोकस इज ऑन मिलिट्री एविएशन स्ट्रेटेजी एंड कॉम्पैक्ट ड्रोन डिजाइन, क्या ये बात सही है? नहीं. इट्स ऑपरेट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या ये बात सही है? यस. तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत, सेकंड गलत, थर्ड सही. कौन सा होगा? ए. देखो, तीसरा स्टेटमेंट सही है. NAL is not under HAL, though it may collaborate with it. So its core focus is on civilian aviation, including regional aircraft, aerospace components, wind tunnel testing, not military drone design. ठीक है, it operate under the CSIR, which is under Ministry of Science and Technology. So हमारा जो next question है, question number 26 यहाँ पर, वो है according to the Technology and Innovation Report 2025, which of the following best captures India's strength in frontier technologies? ठीक है, so कौन सा यहाँ पर है? देखो, हाई ICT एक्सेस एंड फाइनेंस एक्सेस अमंग ऑल डेवलपिंग कंट्रीज, क्या ये बात सही है? तो नहीं, ये स्टेटमेंट तो गलत है इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग. वन ऑफ द लीडिंग प्राइवेट AI इन्वेस्टमेंट एंड R&D आउटपुट इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, क्या ये डेवलपिंग वर्ल्ड में है? तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ये डेवलपिंग वर्ल्ड में ही है. ठीक है, सो बी हमारा जो है यहाँ पर सही ऑप्शन है. India ranked 10th globally in AI powered investment with 1.4 billion in 2023, and it is one of the only two developing countries, like alongside with the China and the significant AI investment. ठीक है, so furthermore India ranked third and R&D activities demonstrating strong innovation output
and however India still lag ICT axis 99 skill development 113 meaning its readiness is uneven। ठीक है, मतलब इन्वेस्ट कर रहे हो लेकिन रेडीनेस आपकी नहीं है उतनी। सो इंडिया डज नॉट डोमिनेट बायोटेक्नोलॉजी, भारत अभी डोमिनेट नहीं कर रहा है। इमर्जिंग इकोनॉमी, जब बायोटेक्नोलॉजी की क्लास मैंने ली थी तो बताया भी था कि ये जो भारत है बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, ये हम बोलेंगे कि एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, बायोटेक्नोलॉजी इकोनॉमी, ठीक है, और रैंक 10th इन इंडस्ट्रियल कैपेसिटी एंड नॉट टॉप 3। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अगेन 3 स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं यहाँ पर, ठीक है, 3 स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, कितने स्टेटमेंट ऐसे हैं क्वेश्चन नंबर 27 में जो सही हैं। चलो देखेंगे कितने स्टेटमेंट सही हैं। सो फंजाई आर कंसिडर्ड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है कि जो कवक है वो प्रोकैरियोट्स में आता है क्योंकि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ये गलत है। लाइकेंस आर मेड सोलेली ऑफ फंगल स्पीसीज, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है। साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो भी तो आता है इसमें, और वो फंगल नहीं होता है, वो आपका बैक्टीरिया होता है, ठीक है। एंड सम फंजाई हैव शोन एबिलिटी टू डिग्रेड सिंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल, यस। सो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया, सेकंड गलत हो गया, थर्ड सही है। कितने सही है? एक सही है, आंसर होगा ए, एक सही है बस। Sentence 3 is correct. देखो, making only one statement accurate, certain fungal species including some aspergillus and the penicillin strains have shown the potential to degrade synthetic plastic such as the polyethylene. So this finding is significant in context of the bioremediation, ठीक है, and sustainable water management and plastic pollution has been a global environment crisis रह चुका है। आपको पता ही है जब प्लास्टिक की बात आती है, प्लास्टिक क्योंकि जो पॉलीथीन होती है वो बहुत जल्दी से डिग्रेड नहीं होती है ना, तो पर्यावरण के लिए एक चैलेंज बना हुआ है ये। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है, बिकॉज फंजाई आर यूकैरियोटिक, जो ये होते हैं कवक, ये होते हैं यूकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोट्स नहीं होते हैं। सो दे पॉजेस अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, और इनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, एंड द अदर ऑर्गेनल्स डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम प्रोकैरियोट्स लाइक द बैक्टीरिया व्हिच लैक दीज फीचर्स। आगे देखो, यूकैरियोटिक नेचर इज डिफाइंड द ट्रेट ऑफ फंगल किंगडम। सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, क्यों? क्योंकि लाइकेन आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द फंगल पार्टनर यूजुअली एज अकोसिमेट, सो फोटोसिंथेटिक पार्टनर्स विद मे बी इधर ग्रीन एल्गीज और द साइनोबैक्टीरिया। तो ये एक सिम्बायोटिक साहचर्य रिलेशनशिप में होते हैं। कौन कौन? साइनोबैक्टीरिया हो गया, ग्रीन एल्गी हो गया, या तो फंगल पार्टनर के साथ अपने हो गया, ठीक है। सो आगे आप देखें, दिस इज म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन अलाउ लाइकेन to colonize harsh environment and combining the fungal structure support with the photosynthetic partner energy production। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 28, तो क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर है, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई फोटोनिक चिप आर कंसिडर्ड सुपीरियर फॉर फ्यूचर टेक्नोलॉजी लाइक 6G एंड क्वांटम कंप्यूटिंग। देख लेते हैं। दे रिक्वायर नो इलेक्ट्रिक फॉर ऑपरेशन, गलत। They rely solely on quantum bits, qubit instead of classical bit, galat. They offer ultra high data transfer speed and minimal heat generation, yes. इसलिए ये अच्छा है, बिल्कुल सही है, आंसर है सी। So photonic chip operate using photons, particles of light, rather than the electrons, which make them for more efficient for the high speed data transfer. Unlike electronic chip that suffer from the resistive heating and limited bandwidth, photonic chip offer ultra fast transmission, high bandwidth and the very low energy loss. This make them well suited for emerging data intensive domains such as 6G communication, quantum computing and AI. Moreover, photonic chip generate minimal heat and immune to electromagnetic interference, significantly improving operational stability, efficiency in complex computing environment. हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जीन बैंक। जीन बैंक के बारे में ये क्वेश्चन है, एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसेंट रिस्पेक्ट टू अबव द स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, इसके बारे में ये देखेंगे। सो देखो, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है, जीन बैंक आर क्रूशियल फॉर इंडियाज क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर, सही है, बिल्कुल सही है। जीन बैंक प्रोवाइड इमीडिएट हाई यील्डिंग वैरायटी टू फार्मर, नो, बिल्कुल सही नहीं है। फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ये तो गलत हो गया। फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ये भी गलत है। फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, यस। तो हमारा आंसर होगा सी, सी आंसर होगा हमारा यहाँ पर।
So statement first, gene bank play a vital role ensuring climate resilient agriculture, especially in countries like the India that face challenge such as the drought, flood, soil salinity and the changing the soil pattern. ठीक है, paste pattern. So these bank conserve genetic material, seeds, tissue, DNA samples of the diverse crop species, their wild relatives. Such genetic diversity is critical for plant breeders, agricultural scientists to drop variety that are better adaptation to extreme or shift climate condition. Thus, gene bank act as a fundamental resources for the agriculture resilience, food security. Second statement गलत है क्योंकि gene bank hold the genetic material necessity to develop the high yielding or the climate resilient variety. They don't directly supply chain variety to farmers, and the process involve intensive research, cross breeding and the field trials conducted by plant breeding institutions which may take several years. Therefore, gene banks are indirect contributor, not immediate providers of the improved crop variety. अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 30 वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द जीनोट्रांसप्लांटेशन. हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट. ठीक है, सो कौन से स्टेटमेंट या कितने स्टेटमेंट ऐसे हैं जीनो ट्रांसप्लांटेशन से संबंधित जो सही है. क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे. इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ लाइव टिश्यूज और द ऑर्गन्स फ्रॉम वन ह्यूमन टू अनदर. ये स्टेटमेंट गलत है. जीनो ट्रांसप्लांटेशन का मतलब एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में जब ट्रांसप्लांटेशन होता है ऑर्गन्स का तो उसे कहते हैं. सो इट कैन एड्रेस ऑर्गन शॉर्टेज बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव सोर्सेज फ्रॉम एनिमल्स. यस बिल्कुल, जैसे पिग की किडनी, लीवर आदि ह्यूमन में ट्रांसप्लांट किया जाता है. ठीक है, सो जीन एडिटिंग इन डोनर एनिमल रिड्यूस द रिस्क ऑफ ऑर्गन रिजेक्शन. यस, ये भी बात सही है. फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है, थर्ड भी सही है. कितने सही हैं? 2. आंसर क्या होगा? बी. फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर गलत है. ठीक है, सो जस्ट एक सेकेंड बस. ओके, सो कंटिन्यू करते हैं हम लोग. ठीक है, यहां देखो, जीनो ट्रांसप्लांटेशन इन्वॉल्व द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ लाइव टिश्यूज, ऑर्गन्स और शेल फ्रॉम द नॉन ह्यूमन एनिमल्स टू अ ह्यूमन, नॉट फ्रॉम वन ह्यूमन टू अनदर. So latter is called the all translocation, and the genotransplantation represents a potential solution to the global shortage of human donor organs, especially for vital organs such as the heart हो गया, liver हो गया, किडनी आदि हो गए. दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है बिकॉज द सेंटर प्रॉमिस ऑफ जीनो ट्रांसप्लांटेशन बाय यूजिंग द जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल ऑर्गन primarily from pig due to their physiological similarity to humans. The techniques could significantly reduce wait time and mortality rate for the patient to transplant list. ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट भी सही था क्योंकि जीन एडिटिंग टूल सच एज क्रिस्पर Cas9, ये सवाल यूपीएससी पूछ चुका है पहले. ठीक है, so response these genetic alternation due to likelihood of the hyperacute delayed rejection creating a variability animal to human transplantation. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31. क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर है और विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन ग्रेबिंग. ग्रीन ग्रेबिंग क्या है? लीगल कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड अंडर द कम्युनिटी राइट. क्या ये बात सही है? नहीं. appropriation of land and resource under the environmental protects displacing local people. क्या ये बात सही है? Yes. ग्रीन ग्रेविंग का मतलब होता है बी. ये सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही है. देखो, ग्रीन ग्रेविंग रेफर्स टू अप्रोप्रिएशन ऑफ लैंड, फॉरेस्ट, water bodies and resources under the pretext of achieving environment goals such as afforestation, carbon offsetting and the conservation. So often backed the government, cooperation, international environmental regimes such as project to displace local or the indigenous communities, threatening their livelihood, food security and traditional ecological knowledge system. Unlike जेन्यून कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन इसकी तरह नहीं होता है. ग्रीन ग्रैबिंग कमोडिफाइड नेचर फॉर प्रॉफिट एंड ग्लोबल क्लाइमेट टारगेट्स फ्रीक्वेंटली एक्सक्लूड लोकल पार्टनरशिप पार्टिसिपेशन की यहाँ पे बात हो रही है. ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32. क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है
Consider the following statement. First statement है fungi are vital to ecosystem because they are primarily producer of organic matter. Second statement कह रहा है fungi breaks down organic material and recycle nutrient. कौन सा statement सही है? तो जो पहला statement है ये है गलत, second statement है ये है सही. So first statement and second statement are correct. नहीं, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट, ये भी नहीं होगा. फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड नहीं, ये भी नहीं है. फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है यस, और सेकंड करेक्ट है, तो आंसर हमारा होगा डी. डी आंसर होगा. देखो incorrect because fungi are not primarily producers. Primarily produce such as the green plant algae, certain bacteria generates the organic matter, produce the photosynthesis using the sunlight to convert the कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर इनटू ग्लूकोज. ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जब होता है तो, एंड फंजाई लाइक क्लोरोफिल, जो कवक होता है इसमें क्लोरोफिल तो होता नहीं है, क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. ठीक है, एंड एबिलिटी टू फोटोसिंथेसिस सो दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड. मतलब कि कवक के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा, तो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकता है. इंस्टेड दे आर हेट्रोफोबिक ऑर्गेनिज्म दैट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल. इसलिए वो जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनसे अपना जो फूड होता है उसको ये ग्रहण करते हैं. दूसरा स्टेटमेंट गलत है. Fungi play critical ecological role in decomposers. They break down complex organic matter, including dead plants, and the waste produced into the simpler compound. ठीक है, simpler compound में उसको break करते हैं. Through this process, fungi release the nutrient and nitrogen, phosphorus, carbon back into the soil and atmosphere, supporting nutrient cycle, soil fertility. So this make fungi essential to ecosystem functioning, particularly in forest, grasslands and compost rich environment. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33. सो क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर है, देखते हैं क्या है. Consider the following statements about functions of Indian Council of Medical Research, ICMR के बारे में है क्वेश्चन नंबर 33. सो देख लेते हैं कितने स्टेटमेंट सही हैं, यही यहाँ पर हमें देखना है. सो देखो, ICMR प्राइमरली फंड प्राइवेट हेल्थ केयर कंपनीज फॉर मेडिकल रिसर्च. नहीं, प्राइवेट हेल्थ केयर फंड कंपनीज को नहीं करता है ये. ठीक है, ICMR फैसिलिटेट द ट्रांसलेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स इनटू पब्लिक हेल्थ एप्लीकेशन. बिल्कुल सही बात है. ICMR conduct medical research to address society's health need. So दूसरा और तीसरा सही है, पहला है गलत. ये सही है, दूसरा तीसरा. आंसर क्या होगा? बी. ओनली 2. देखो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ICMR डज नॉट प्राइमरली फंड प्राइवेट हेल्थ केयर. प्रमुख रूप से प्राइमरी इनको फंड नहीं करता है, रेदर इट सपोर्ट मेडिकल रिसर्च दैट अलाइंड विद द नेशनल हेल्थ प्रायोरिटीज रिगार्डलेस ऑफ द सेक्टर. मतलब अगर कोई ऐसी कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी है लेकिन नेशनल हेल्थ में सपोर्ट कर रही है, ठीक है, तो ये सपोर्ट जरूर करता है, लेकिन ये नहीं है कि गवर्नमेंट को छोड़ के प्राइवेट में ही इन्वेस्ट करेगा, ऐसा नहीं है. सेकेंड स्टेटमेंट सही है. एज वन ऑफ द ICMR की फंक्शन ट्रांसलेट मेडिकल रिसर्च फाइंडिंग्स into public health application, contributing the better health policies and the interventions. तीसरा स्टेटमेंट सही है. ICMR conduct research targeting national health challenge aiming to address the health need of society. हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34. Which of the following best describe the primary purpose of the LingoSat mission? LingoSat mission के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे और हमारे पास 4 ऑप्शन है. देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा ऐसा है जो LingoSat के बारे में सही है. टू टेस्ट सिंथेटिक मटेरियल फॉर स्पेस हैबिटेट ऑन मार्स. क्या ये बात सही है? गलत. टू टेस्ट जापानीज सैडरवुड्स स्ट्रेंथन इन स्पेस फॉर फ्यूचर स्पेसक्राफ्ट डिजाइन. ये स्टेटमेंट भी गलत है. टू स्टडी द रेजिलियंस ऑफ जापानीज होनोकी एंड मैग्नोलिया वुड इन स्पेस कंडीशन. यस, जो लिंगोसैट है उसके बारे में ये बिल्कुल, ये मैंने एक बार और ये करंट अफेयर डिस्कस कराया था आपको, राइट, आई थिंक, और ये बात होगी शायद फरवरी की बात होगी, फरवरी में, और बहुत डिटेल में कराया हुआ है वहां पे. आंसर सी है. देखो, लिंगोसैट मिशन डेवलप्ड बाय क्योटो यूनिवर्सिटी एंड द सुमिमोटो फॉरेस्ट्री. इट इज डिजाइन टू टेस्ट द ड्यूरेबिलिटी एंड द रेजिलेंट ऑफ जापानीज होनोकी वुड इन स्पेस कंडीशन फॉर 6 months. So first option incorrect है, as the mission does not involve synthetic material, it focus on natural wood. प्राकृतिक लकड़ी की बात कर रहा है. बी ऑप्शन गलत है क्योंकि जापानीज सैडर वुड इज नॉट वुड बीइंग टेस्टेड होनोकी वुड इज यूज्ड. ठीक है, डी आपका गलत है क्योंकि बिकॉज लिंगोसैट इज नॉट अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन.
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। सो क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ आदित्य L1 पोजीशंस एट लैग्रांज पॉइंट L1 के बारे में ये बात कर रहा है। तो देख लेते हैं, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, गलत कौन सा है ये देखना है, गलत। तो देखें, L1 allow Aditya L1 to continuously observe the sun without any interruption from Earth's shadow. Yes, बिल्कुल सही बात है ये। And L1, Aditya L1 is located with the Earth magnetosphere which protect the spacecraft from solar radiation. नहीं तो ये L1 पर है, लैग्रांज पॉइंट 1 पर है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है ये गलत है। यहाँ देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड आर करेक्ट नहीं। एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ऐसा है जो गलत है, ठीक है, हमें देखना है गलत। अब देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है एंड यहाँ सेकंड भी सही बता रहा है, फर्स्ट सही है सेकंड गलत है। यस, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यानी कि सी आंसर हमारा यहाँ पर होगा। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। L1 लैग्रांज पॉइंट 1 प्रोवाइड्स अनइंटरप्टेड व्यू फ्रॉम सन, व्यू फॉर सन, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड गलत है क्योंकि L1 लैग्रांज पॉइंट 1 नॉट विद इन अर्थ मैग्नेटोस्फेयर, इट इज आउटसाइड इट प्रोटेक्ट इन्फ्लुएंस। ये पृथ्वी के जो मैग्नेटोस्फेयर है उसके बाहर है, उसके अंदर नहीं है। और आदित्य जो आदित्य L1 है, L1 नाम ही इसलिए जुड़ा है क्योंकि लैग्रांज पॉइंट 1 पर पोजीशन किया गया है, ठीक है। आदित्य L1 के बारे में देखो, 2 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। किसने डेवलप किया है? इसरो ने। कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। मिशन का टाइप कैसा है? तो इंडियाज फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन है, पोजीशन्ड एज लैग्रांज पॉइंट 1। डिस्टेंस पृथ्वी से कितनी है? 5 मिलियन किलोमीटर ऑफ द अर्थ डिस्टेंस। प्राइमरली उद्देश्य क्या है, प्राथमिक उद्देश्य क्या है? स्टडी द सन कोरोना, क्रोमोस्फेयर एंड द सोलर एमिशन, ठीक है। सो मॉनिटर सोलर विंड्स, मैग्नेटिक स्टॉर्म एंड स्पेस वेदर इंपैक्ट ऑन अर्थ। ऐसा स्पेस वेदर जो कि पृथ्वी पर प्रभाव डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द व्हाइट फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में बात करनी है। क्या होता है सफेद फॉस्फोरस? 3 स्टेटमेंट हमारे पास हैं और हमें देखना है कि हमारे कितने, यानी कि कितने स्टेटमेंट यहाँ पर ऐसे हैं जो सही हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। चलो देखेंगे। तो व्हाइट फॉस्फोरस इज हाईली टॉक्सिक। जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है ये हाईली टॉक्सिक है। wax substance known its ability to burn at extremely high temperature, ठीक है, and it used millimeters to create the smoke screen due to the its fast spreading and fire the thick produce. It is categorized an incendiary weapon and the banned international convention. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है? आंसर है 2, यानी कि 2 स्टेटमेंट हमारे हैं। तीसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, यानी कि फर्स्ट सही है, दूसरा सही है, राइट। थर्ड जो है वो गलत है। देखो व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में, अ हाई टॉक्सिक वैक्स सब्सटेंस नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू बर्न एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एक्सीडिंग 800 डिग्री सेल्सियस, राइट, and it can melt metal and often used to militaries to create the smoke creates due its fast spreading fire and thick smoke production that last for about 7 minutes. White phosphorus is a harmful to human, can cause the severe burn, penetration down to the bone. So this chemical can be absorbed by body leading to dysfunction in multiple organs including the liver, kidney and the heart, ठीक है। सो ये हानिकारक होता है मनुष्य के लिए। व्हाइट फॉस्फोरस म्यूनिशन कैन बी डिलीवर्ड थ्रू द आर्टिलरी, शेल, बॉम्ब, रॉकेट्स एंड द ग्रेनेड्स। दिस सब्सटेंशियल कलरलेस एंड द व्हाइट और येलो एमिट्स गार्लिक लाइक ऑर्डर होती है इसकी, गंध जो होती है। वाइल व्हाइट फॉस्फोरस इज नॉट बैंड इंटरनेशनल कन्वेंशन, इट इज कैटेगराइज्ड एज द इंसेंडरी वेपन डिटेंट टू कॉज फायर और बर्न। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। What physiological factor primarily responsible for the athlete performance difference between men and women? Bone density, muscle fiber type, chromosomes count, circulating testosterone level. तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो है D, testosterone circulation level, D. Circulating testosterone considered the primarily factor responsible for athlete performance and differences between the men and women. Testosterone has been shown to increase the muscles mass and strength, bone size, density, circulating hemoglobin level.
So these physiological changes contribute significantly to athlete performance advantage, while other factors like the bone density, muscle fiber type are influenced by testosterone. They are secondary effect rather than the primary use. The hormones direct impact on multiple physiological system make it the key differentiate in the एथलीट्स परफॉर्मेंस इन मैन एंड वुमेन. ये एक होता है जो अलग करता है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग न्यूक्लियर फ्यूजन. अगेन कितने स्टेटमेंट गलत हैं, अब की बार देखना है कि कितने स्टेटमेंट यहां पर गलत हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं कितने स्टेटमेंट गलत हैं. सो देखो यहां पर देखेंगे कितने स्टेटमेंट गलत हैं, हमें ये देखना है. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 38. सो न्यूक्लियर फ्यूजन क्योर व्हेन टू हैवी एटॉमिक न्यूक्ली कंबाइंड टू फॉर्म अ लाइटर न्यूक्लियस रिलीजिंग. ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं. क्या ये स्टेटमेंट यहां पर सही है? क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो नहीं. द प्रोसेस रिक्वायर्स एक्सट्रीमली हाईली टेम्परेचर टू कन्वर्स ओवरकम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन्स बिटवीन द एटॉमिक न्यूक्ली एंड द फ्यूजन एनर्जी रिप्रोड्यूस द long lived radioactive waste making it the disposal measure and the environmental legacy. So third and first is गलत, second जो है वो सही है. आंसर होगा बी. बी आंसर यहाँ पर होगा हमारा. ठीक है, देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो गलत है, सेकंड जो है वो सही है. देखो nuclear fusion involve two light atomic nuclei such as the hydrogen isotopes deuterium and tritium combining from a heavier nucleus releasing immune energy. Fusion does not involve heavy nuclei like the nuclear fission. Second statement सही है. Fusion required extremely high temperature above 100 million Kelvin to overcome the Colombo barrier. ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट गलत था. अनलाइक न्यूक्लियर फ्यूजन, fusion does not produce long-lived radioactive waste. So the primary byproduct of fusion, helium, is not radioactive, and the while fusion reactions involving tritium produced some radioactive material, their half-life is much shorter than the fission waste. न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? सो न्यूक्लियर फ्यूजन इज अ प्रोसेस वेयर टू लाइट एटॉमिक न्यूक्ली कंबाइंड टू फॉर्म अ हेवियर न्यूक्लियस रिलीजिंग इमेंस एनर्जी, द सेम प्रोसेस दैट पावर द सन एंड द स्टार्स. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39. सो 39 क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेटिना इन ह्यूमन आई. आंख का, मनुष्य की आंख में रेटिना होता है, उसके बारे में देखना है कितने स्टेटमेंट ऐसे हैं 39 के बारे में जो सही हैं. कितने स्टेटमेंट सही हैं? तो देखो, रेटिना कन्वर्ट लाइट इनटू न्यूरल सिग्नल्स, यस, एंड विच इज ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन वाया ऑप्टिक नर्व्स, बिल्कुल सही है. रेड शेल इन रेटिना आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन एंड फंक्शन वेल इन ब्राइट, नो. जो रॉड शेल होते हैं, कौन कोशिकाएं जिनको बोलते हैं. रेटिनल डिसीज प्राइमरली अफेक्ट द कोर्निया लीडिंग टू प्रोग्रेसिव विजन लॉस, नहीं. कितने सही है? एक सही है, केवल एक, और वो भी पहला. आंसर है ए. देखो यहाँ पर, सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही है. यहाँ the retina function as the light sensitive layers at the back of eye converting light into the electrical signal that optic nerve transmit into the brain for the visual interpretation. सेकेंड स्टेटमेंट गलत है. रोड सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं नाइट विजन के लिए, लो लाइट कंडीशन के लिए, वाइल कोन शेल जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलर विजन के लिए, फंक्शन के लिए, ब्राइट लाइट के लिए. सो थर्ड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि रेटिनल डिसीज प्राइमरली अफेक्ट द रेटिना नॉट द कॉर्निया. ठीक है, कॉर्निया इज आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट लेयर है आंख की, जो कि वाइल रेटिनल डिसीज इंपैक्ट ऑन द फोटो रिसेप्टर, ब्लड वेसल्स और द न्यूरल पाथवे. यहाँ पर देखो, ये आपका होता है ह्यूमन आई. सो ये यहाँ पर रेटिनल वेंकुलर्स हैं, रेटिनल एब्जॉर्बर्स, सेंट्रल रेटिनल आर्टरीज हैं, सेंट्रल रेटिनल वेन्स हैं, ऑप्टिक बेस. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है नेक्स्ट. तो देखेंगे अगले सवाल के बारे में. क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर कौन सा है? हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट. किसके बारे में बात करने? ऑब्जेक्टिव ऑफ द पेरिस एआई समिट 2025, एस्टैब्लिशिंग एन इंटरनेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिल्कुल सही है. रिड्यूसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गैप बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. एड्रेसिंग कंसर्न रिगार्डिंग द मोनोपोलाइज एआई बाय मेजर टेक फर्म्स, तीनों स्टेटमेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों स्टेटमेंट सही है. आंसर को होगा ऑल थ्री, सी. First statement, summit focus on creating global regulatory framework to misuse of AI while ensuring innovation. Second statement सही है. A digital divide AI development is a key concern with summit promoting fair
AI access to developing countries. थर्ड स्टेटमेंट सही है, वन ऑफ द समिट की एजेंडा and curbing the monopolize of the AI technology by major corporation Google, Microsoft and Amaze, ensuring greater competition accessibility. Which of the following retinal disease is caused by genetically mutation and can lead to progressive vision loss? तो क्वेश्चन नंबर 41 हमारा है, यहाँ पर देखते हैं कौन सा 41 का सही है। तो ये क्या डायबिटिक रेटिनोपैथी में काम आता है या रेटिनल डिटेचमेंट में काम आता है? एज रिलेटेड मैकुलर डिग्रेडेशन होता है, रेटिनिस्ट पिगमेंटेशन। तो यहाँ पर जो रेटिनिस्ट पिगमेंटोसा होता है उसमें काम आता है डी, रेटिनिस्ट पिगमेंटोसा आरपी। इट इज इनहेरिटेंट रेटिनल डिसीज, मतलब ये एक वंशानुगत आंखों से संबंधित बीमारी है कॉज्ड बाय द जेनेटिक म्यूटेशन अफेक्टिंग फोटोरिसेप्टर सेल। इट लीड टू प्रोग्रेसिव विजन लॉस स्टार्टिंग विद द नाइट ब्लाइंडनेस एंड पेरिफेरियल विजन लॉस इवेंचुअली लीडिंग टू कंप्लीट ब्लाइंडनेस। सो रेटिनल डिसीज के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो ऑर्डर है, डिसऑर्डर है, दैट अफेक्ट द रेटिना लाइट सेंसिटिव टिश्यू एट बैक ऑफ द आई, जो कि आंख के पीछे वाले हिस्से में होते हैं। सो दीज डिसीज कैन लीड टू प्रोग्रेसिव विजन। प्रोग्रेसिव विजन का मतलब पहले कम विजन लॉस होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे कंप्लीट ब्लाइंडनेस ऐसे आ जाती है, सीवियर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। सो दे कैन बी कॉज्ड बाय जेनेटिक म्यूटेशन, एजिंग और अंडर द अंडरलाइनिंग हेल्थ ऑफ द कंडीशन। हमारा नेक्स्ट जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिटरमाइनिंग एफिशिएंसी ऑफ एन एंटी वेनोम इन ट्रीटिंग स्नेक बाइट। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हमको यहाँ क्वेश्चन नंबर 42 में चुनना है। देखो, द डोज ऑफ वेनोम इंजेक्टेड बाय स्नेक, क्या ऐसा होता है? सही है। द टाइम elapsed between snake bite and the anti-venom administration, yes. The species of snake responsible for the bite, yes. First, second and third, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। आंसर क्या है? सी। All three factors influence the efficacy anti-venom treatment. Higher venom doses and delayed administration reduce efficacy. ठीक है। Venom species determines whether the anti-venom suitable for the neutralizing the specific toxin. एंटी वेनोम क्या होता है? एंटी वेनोम आर लाइफ सेविंग मेडिसिन है यूज्ड इन न्यूट्रलाइज स्नेक वेनोम टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय इंजेक्टिंग वेनोम इनटू एनिमल, यूजली हॉर्सेस। सो देयर इम्यून सिस्टम जनरेट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज विच आर देन एक्सट्रैक्टेड, प्यूरिफाइड एंड फॉर्मुलेटेड टू एंटी वेनोम्स। ठीक है। Big four snakes. India's primarily venomous snakes contributing to the most snake bite death are Indian cobra and common krait. ठीक है। रसेल्स विस्पर होता है एंड द सॉ स्केल्ड वाइपर होता है। ये चार स्पीसीज हैं। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पेस डैक मिशन। स्पेस डैक मिशन के बारे में बात करनी है। कौन सा यहाँ इसका मुख्य उद्देश्य है? तो देखो, डिप्लॉयमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट नहीं, establishing geostationary orbit for surveillance नहीं, demonstrating of randomized docking and अनडॉकिंग ऑफ टू स्पेसक्राफ्ट। क्या ये बात सही है? तो ये बात तो बिल्कुल सही है, सी। मैंने इससे रिलेटेड भी करंट अफेयर आपको अपनी क्लास में कराया है। अगर आप लोग वो क्लास रेगुलर देखते हो तो मैंने जो हमारी सर्वाधार इनिशिएटिव है वहां पर ये कराया हुआ है इससे रिलेटेड सवाल। ठीक है। स्पेस डेक्स मिशन एम्स टू डेमोन्स्ट्रेट क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सच एज स्पेसक्राफ्ट and randomized docking, undocking, support future robotics and interstate application. ठीक है। About space deck mission, तो polar satellite launch vehicle PSLV C60, its कोर अलोन कॉन्गिफिरेशन होता है। उद्देश्य क्या है? डेमोन्स्ट्रेट रेंड वाइड डॉकिंग, अनडॉकिंग टू स्पेसक्राफ्ट। सेकेंडरी उद्देश्य क्या है? ट्रांसफर इलेक्ट्रिक पावर power between the dock spacecraft for future robotic application. Composite spacecraft control post dock and the operations. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मेटाबॉलिक 1 डिफंक्शंस एसोसिएटेड एंड स्टेटोटिक लीवर डिसीज। ठीक है। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? कितने स्टेटमेंट यहाँ पर ऐसे हैं जो सही हैं? ठीक है। इसके बारे में, किसके बारे में? MASLD के बारे में, क्वेश्चन नंबर 44। सो देख लेते हैं कौन से कितने स्टेटमेंट सही हैं। इट इज कॉज्ड एक्सक्लूसिवली बाय हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, नो। Advanced MASLD may progress by hypocellular cyclonia, yes. MASLD has no connection with the cardiovascular disease, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सिर्फ हमारा एक स्टेटमेंट सही है, यानी कि इसमें दूसरा सही था। कितने सही हैं? केवल एक।
स्टेटमेंट 1 गलत है बिकॉज MASLD इज कॉज्ड बाय द मल्टीपल फैक्टर लाइक द ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड डिस्प्लिसिडेमिया, नॉट एक्सक्लूसिवली हाई कोलेस्ट्रॉल। सेकंड सही था। As advanced MASLD, particularly when it progressed to MASH, can lead to complication like the hepatocellular and carcinoma. तीसरा गलत था स्टेटमेंट क्योंकि MASLD is associated with increased risk of the cardiovascular disease due to the metabolic dysfunctions. So about metabolic dysfunctions associated जो स्टोटिक liver disease है इसके बारे में देखें क्या है। It is a liver disease caused by the excess fat buildup in the liver, often linked to metabolic dysfunctions. ठीक है, it can program to inflammation to severe complications like the liver fibrosis or the cirrhosis. ये प्रॉब्लम इससे हो सकते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45, consider the following statements regarding renewable energy certificate. Which of the following statements is are correct? सही स्टेटमेंट देखना है। क्वेश्चन नंबर 45 में कौन से स्टेटमेंट, कितने स्टेटमेंट यहाँ पर ऐसे हैं जो सही हैं। ठीक है, सो देख लेते हैं कितने स्टेटमेंट सही हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है India's renewable energy certificate mechanism allow industries to meet renewable energy complications या compilations without directly resource renewable energy। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। सेकंड कह रहा है रेन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट मैकेनिज्म वर इंट्रोड्यूस्ड टू प्रमोट रेन्यूएबल एनर्जी डिप्लॉयमेंट एंड एंश्योर मार्केट ड्रिवन कंपाइलेशन फ्लेक्सिबिलिटी। ये स्टेटमेंट भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आंसर होगा ए, आंसर होगा ए। India's renewable energy certificate mechanism was introduced to promote renewable energy adoption, provide industrial, market driven and flexible compilation too। ठीक है, सो सेकंड स्टेटमेंट हमारा, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है क्योंकि जो REC है अलाउ करता है टू मीट रेन्यूएबल एनर्जी ऑब्लिगेशन सच एज without directly sourcing renewable power, so instead industry can purchase REC representing environmental attribute to renewable power generation। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। सो क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है व्हाट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट लिमिटेशन ऑफ करंट क्वांटम कंप्यूटिंग। करंट क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में बात करनी है तो देखो, इनेबिलिटी टू प्रोसेस द पैरेलल टास्क, क्या ये बात सही है? गलत है। लिमिटेड रेजिलेंस ऑन एनवायरमेंटल कंडीशन, क्या बात सही है? नहीं। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ कमर्शियल एप्लीकेशन, गलत बात है। हायर एरर रेट्स ड्यू टू डिकोहेरेंस, यस, हायर एरर की पॉसिबिलिटी है डिकोहेरेंस की वजह से, तो आंसर है डी। लिमिटेशन क्या है? हाई कॉस्ट बिल्डिंग अप मेंटेनिंग द क्वांटम कंप्यूटर इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। एरर रेट इसके कैसे होते हैं? तो क्वांटम स्टेट्स आर फ्रेजाइल, प्रोन टू डिकोहेरेंस ड्यू टू द एनवायरमेंटल नॉइज। स्केलिंग चैलेंज क्या हो सकते हैं? तो लार्ज स्केल क्वांटम कंप्यूटिंग रिक्वायर्स मिलियंस ऑफ स्वेटेबल क्यूबिट। ठीक है, लिमिटेड एप्लीकेशन है, करेंटली ओनली स्पेसिफिक टास्क लाइक द क्रिप्टोग्राफिक होता है, प्रॉब्लम बेनिफिट सिग्निफिकेंटली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। अगेन कितने स्टेटमेंट ऐसे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 में जो सही हैं, देखेंगे। It uses machine learning to analyze and validate compound for anti-aging properties. It has been developed exclusively for the analysis of Ayurvedic and Chinese medicine molecules. It provides open source data to promote the global collaboration in aging research. तो कौन सा यहाँ पर सही स्टेटमेंट है? बी। दो स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर सही हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड, तो हमारा सही स्टेटमेंट है। सेकंड जो है ये गलत है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर आप देखेंगे ये गलत है। ठीक है, सो एज एक्सट्रोन यूज मशीन लर्निंग टू प्रेडिक्ट द एफिकेसी सेफ्टी मशीन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कंपाउंड विद द जीरो प्रोटेक्टिव पोटेंशियल। एंड सेकंड ऑप्शन गलत है। वाइल आयुर्वेदिक एंड चाइनीज मेडिसिन मॉलिक्यूल्स आर इंक्लूड प्लेटफॉर्म ऑल्सो एनालाइज कमर्शियल ड्रग्स FDA अप्रूव्ड कंपाउंड्स। थर्ड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि एज एक्सटेंड्स ओपन सोर्स अवेलेबिलिटी एनेबल ग्लोबल रिसर्च टू कोलैबोरेट विद एक्सप्लोर इट्स फाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एप्लीकेशन ऑफ पाइथन एंड प्रोसेसिंग इन मेमोरी टेक्नोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो हमारा सही है? ये हमें देखना है कि सही स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है इट यूज एक्सक्लूसिवली फॉर मेमोरी इंटेंसिव ग्राफिकल एप्लीकेशन, क्या ये सही है? नो।
Python with PIM can reduce data transfer and bottleneck, especially in mathematical computations. Yes. Technology offers substantial energy saving for the high performance computation needs. बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा और तीसरा सही है, पहला जो है वो गलत है, आंसर होगा सी, सी आंसर है यहाँ पर, ठीक है। देखो, Python with PIM effective is reducing data transfer bottleneck, particularly computational tasks, offer energy saving in the high performance application. फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, इट इज नॉट लिमिटेड टू जियोग्राफिकल एप्लीकेशंस बट बेनिफिट वेरियस कंप्यूटेशनल फील्ड अबाउट पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद डिजिटल प्रोसेसिंग इन मेमोरी। सो देखो क्या है ये, कंबाइंड पाइथन्स विद प्रोसेसिंग इन मेमोरी टेक्नोलॉजी है, enabling computation to task placed directly in memory and bypass the CPU। आवश्यकता क्यों पड़ी इसकी? So tackle the memory walls problems where data transfer rates behind advancement, processor speed and the memory capacity। क्वेश्चन नंबर 49 है यहाँ पर, टोलेरिया इज अ पार्ट ऑफ द फॉलोइंग यूनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव इन इंडिया। किसका ये जो है वो डेवलपमेंट है? सो ब्राउनफील्ड इंडस्ट्रियल बैंक का, रिन्यूएबल एनर्जी क्लस्टर का, स्पेशल एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक जोन का है, या तो इंडिया फर्स्ट ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी का? तो फर्स्ट ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी, आंसर है हमारा डी। गुजरात गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी 22 to 27, ठीक है। सो इन धोलावीरा इमर्जिंग सेस्मिकॉन सेमीकॉन सिटी, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड एंड ताइवान पावरशिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशंस establishing India's AI enabled semiconductor and the fabrication facility with investment exceeding rate 91,000 crore। So Dholavira is being developed as India's first greenfield smart city, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन है आज का आखिरी क्वेश्चन है, 50वां क्वेश्चन है, वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है। सो देखो, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, कितने स्टेटमेंट ऐसे हैं यहाँ पर जो सही हैं, ये देखना है। ISM was launched with the dedicated budget under Ministry of Commerce, गलत स्टेटमेंट है, पहला हो गया गलत, ठीक है। द मिशन इंक्लूड incentives to establish semiconductor fabs, display and the compound semiconductor facilities। क्या ये बात सही है? Yes। थर्ड है ISM support the creation of indigenous intellectual property within the semiconductor sector, ये सही है। तो दूसरा और तीसरा तो हमारे सही है, फर्स्ट जो है वो गलत है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी, बी आंसर हमारा होगा यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट गलत है बिकॉज ISM was launched under Ministry of Electronics, not Ministry of Commerce। So second and third are correct। ISM includes support for fab, incentives, IP creation। about semiconductor mission के बारे में बात कर लेते हैं। launch initiated in 2021 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द बजट ऑफ 76,000 करोड़। उद्देश्य क्या है? डेवलप अ रोबस्ट सेमीकंडक्टर प्ले मैन्युफैक्चरिंग एंड इकोसिस्टम इन इंडिया, ठीक है। एंड सो हमारी जो ये क्लास है करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस हमने करे हैं, 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो होपफुली आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। कोई भी अगर डाउट होगा किसी भी सवाल में, किसी भी क्वेश्चन में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगी वहां पर, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।